वो लाइन है, एक वो अंश है जो कि हमारे पाठ्यक्रमों में और स्कूलों के अंदर में बचपन से हमें सिखाया जाता है। इंडिया के बारे में कहते हैं कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इतनी ज़्यादा विविध है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि हर एक नुक्कड़ मोहल्ले में आप जाओगे तो यहाँ पर संस्कृति के कोई न कोई एक नए अंश आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कुछ किलोमीटर का फासला तय करते हो, आपको एक नई बोली मिलेगी। आप और कुछ किलोमीटर जाते हो तो हो सकता है वहाँ का पहनावा जो है वो बदलता हुआ आपको देखने को मिले। सो फ्रॉम क्विजीन to clothing and from dietary pattern definitely to the languages, इंडिया के अंदर में डाइवर्सिटी पूरी तरीके से हर एक कोने में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पर भी आप जाएं वो हमें देखने को मिलती है। और इस डाइवर्सिटी, इस कल्चर का जो ट्रांसमिशन होता है वो सबसे बेहतर तरीके से लिखित या फिर मौखिक रूप में होगा, यानी कि भाषाओं की वजह से होगा। लैंग्वेजेस का वहां पर रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूनेस्को से लेकर के देश के अंदर में जो हमारी कई सारी सरकारी संगठन है, जो कई सारी सरकारी रिपोर्ट हमको आपको देखने को मिल रही है, गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स, वो ऐसा इशारा कर रही हैं, इस तरफ हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि कई सारी जो लैंग्वेजेस, भाषाओं को यहां पर देश में बोला जाता है उनमें रैपिड डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि भाषाओं की मृत्यु। देर आर लैंग्वेजेस जिनको हमने वल्नरेबल की श्रेणी में रखा है, देर आर लैंग्वेजेस जो कि एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, और कुछ लैंग्वेजेस तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, यानी पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, है ना? संभवतः अगर नहीं भी उठ रहे हो तो मैं वो सवाल आपके सामने रखूंगा ताकि आप उसके ऊपर सोचो। यूपीएससी एग्जामिनेशन के अलग अलग जो पाठ्यक्रम है वहां पर भी ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखने को मिलेगा, ये जो टॉपिक है। और साथ ही साथ जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स जिसको कहा जाता है, वहां पर भी हमारे लिंग्विस्टिक पार्ट के लिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट के लिए, और आखिर में एक हिस्सा है रोल ऑफ एनजीओ, ट्राइबल पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कई सारी आपको देखने को मिलेंगी कि वो जनजातियों की हैं, जो आदिवासी हैं देश में, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो डीएनटीज है, जो पीटीजीज एंड पीवीटीजीज हैं, उनकी भाषाएं मुख्यतः आपको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में देखने को मिलेगी। पर इसका यह मतलब नहीं कि सारी की सारी सिर्फ ट्राइबल लैंग्वेजेस है, और भी कई सारी देश की लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडेंजर्ड के निशान पे आ चुकी हैं, यानी कि उनका एक खतरा है कि हो सकता है आने वाले कुछ एक सालों में, आने वाले कुछ एक दशक के अंदर में उस लैंग्वेज की भी डेथ हो जाए। तो आप सोचने पे ये मजबूर होंगे कि भाई लैंग्वेज की डेथ कैसे होती है? कोई लिविंग इंसान तो है नहीं, लिविंग फॉर्म तो है नहीं, डेथ तो लिविंग फॉर्म्स की होती है। भाषा की डेथ कैसे हो रही है? और अगर हो भी रही है तो क्यों हो रही है? और अगर आपको पता चल गया कि क्यों हो रही है तो आप ये सोचोगे क्या हम इसको रोक सकते हैं? क्योंकि अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का ख्वाब किसका नहीं होगा, है ना? हर एक राष्ट्र प्रेमी का, देश प्रेमी का ये ख्याल तो होगा ही कि हमारी जो खूबसूरत कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम बचा करके रखें। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सब डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। स्टडी के आईक्यू के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस विच आर डीम्ड टू, विच आर कंसीडर्ड कि वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इनके बारे में, इनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में। यूनेस्को की रिपोर्ट की अगर आप माने तो हर 2 हफ्तों में 14-15 दिन के अंदर में दुनिया में एक लैंग्वेज की मृत्यु हो रही, एक लैंग्वेज का एक्सटिंक्शन हो रहा है। ऑलराइट, और साथ ही साथ इंडिया के अगर मैं आप देखते हो तो एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि बीते 60 सालों में 6 दशक के अंदर लगभग 250 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस का यहां पर एक्सटिंक्शन हो चुका है। एंडेंजर्ड नहीं, टोटली विलुप्त हो चुकी हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट लिटरेरी क्रिटिक है जिनका नाम है गणेश नारायण दवे। इन्होंने कुछ पैमाने बताए कि अगर लैंग्वेज की मृत्यु होती है तो असल में होता क्या है और लैंग्वेज की मृत्यु किस तरीके से होती है। जब किसी भी भाषा को बोलने वाले जो यूजर्स हैं, जो उसको बोलने वाले स्पीकर्स हैं, इनफैक्ट यूजर्स की जगह आप स्पीकर्स कहोगे, उनकी संख्या कम होती है, यानी कि मजबूरी में या फिर किसी भी और रीजन के कारण जब आप अपनी ही लैंग्वेज को छोड़कर, अपनी ही भाषा को छोड़ करके दूसरी की भाषा पे शिफ्ट हो रहे हो और आपका रिलायंस इतना ज्यादा उसके ऊपर हो जा रहा है कि आप अपनी भाषा को भूल जा रहे हो, और वहां पर उसका ना प्रिजर्वेशन हो पा रहा है ना प्रमोशन हो पा रहा है। ग्रेजुअली आगे आने वाली पीढ़ी को भी नई भाषाएं, बाहर की भाषाएं, दूसरी भाषाएं पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, और पुरानी भाषाएं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो ग्रेजुअली खत्म होती जाती है। इंग्लिश को आज के समाज ने लिंगुअल फ्रांका का दर्जा दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है।
है ना। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो आपको इंग्लिश काफी ज्यादा रेलिवेंट हो जाती है। हो सकता है कई ऐसे कोने हो जहां पर इंग्लिश भाषा नहीं आती हो, कई ऐसे ग्रुप हो, समुदाय हो जिनको इंग्लिश भाषा ना आती हो और अपनी खुद की लैंग्वेज, कहीं पे फ्रेंच, कहीं पे जर्मन, कहीं पे मैंड्रिन बोली जाती है, सीखी जाती है, और उनको शायद इंग्लिश उतनी फ्लुएंसी के साथ नहीं आती है। बट फिर भी आज की ये जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, वहां पर एक कॉमन लैंग्वेज अगर आप ढूंढने निकलते हो जिसकी रेलिवेंस मोस्ट ऑफ द एरियाज में हो, इफ नॉट ऑल, तो वो अंग्रेजी भाषा होती है। अब अंग्रेजी के पीछे और हिंदी के पीछे जो इतनी लड़ाई है, कई आपको देखने को मिला है, कितने सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, अनशन हो चुके हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड का एक मेजर आधार ये इंग्लिश और हिंदी का जो डिबेट है। अब हमारा देश इस इंग्लिश, हिंदी और जो कई सारी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लाइक कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, तुलु है, मलयालम है, ऑलराइट, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, इन्हीं सब में पिसी रह गई। लेकिन इनके पीछे कई सारी और जो लैंग्वेजेस हैं, जो स्मॉलर, जिनके स्पीकर्स का नंबर वैसे भी बहुत कम था, और ज्यादातर जो कई सारी जनजातियों के साथ जुड़ी हुई भाषाएं थी, इनका एक एक करके अंत हो रहा था। हमने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर लिया, हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर लिया, हमने हिंदी और इंग्लिश को काफी ज्यादा प्रमोट कर लिया, बट इस चक्कर में कई सारी जो दूसरी लैंग्वेजेस थी, स्थानीय बोलियां थी, उनको हम नजरअंदाज करते गए। हुआ इस तरीके से कि आगे आने वाली पीढ़ी को आपने सोचा कि अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो इनको वो भाषा आनी चाहिए जिससे नौकरी मिलेगी, जिसमें किताबें छपती हैं, और हमारा ध्यान कभी पाठ्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में बनाने का रहा नहीं, और हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज पे हम टिके रहे हैं, और पीठ पीछे कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनका डिक्लाइन हुआ। अब जब किसी भाषा का अंत होता है तो सिर्फ भाषा का अंत नहीं होगा वहां पर, है ना, उस भाषा के साथ जुड़े हुई जो ज्ञान की धरोहर है, यानी कि जो नॉलेज सिस्टम है उसके अराउंड, वो भी डिक्लाइन होता है। आप कहोगे मतलब क्या है सर? कई सारे ट्राइब और कई सारे जो नेटिव ग्रुप्स है इंडिया में, उनके पास एक ट्रेडिशनल नॉलेज या इंडिजीनियस नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप बात करते हो दादी माँ के नुस्खों की, है ना, कई सारी घर के अंदर में, आपके किचन में ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके अंदर में एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासिटिक, एंटी बैक्टीरियल, अलग अलग तरीके एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। कई सारे आपको एंटीपायरेटिक एजेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बुखार को कम करने के काम आते हैं। तो जिंजर यानी कि अदरक से लेकर के जो टर्मरिक है, हल्दी, एलोवेरा, बेसिल, है ना, तुलसी वगैरह की आप बात करते हो, और या फिर नीम की बात करते हो, इनमें कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। सिमिलरली ये तो हमारे कॉमन समाज के किचन के आर्टिकल्स हैं, ऑलराइट। आदिवासियों के बीच में भी जो जंगल में कई सारी हर्ब्स है, जड़ी बूटियां हैं, उनसे बनने वाली दवाओं का जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर चला आ रहा था। बट ये ज्ञान और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, वो अक्सर लोकल, स्थानीय भाषा में होती थी। अब जब ये लैंग्वेज का एंड होता है तो वहां पर उस स्थानीय ज्ञान का, जिसको हम और आप तो नेग्लेक्ट करते गए, बट बाहर वाले आकर के, यूरोप से, वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग आकर के उसको पेटेंट कराने के चक्कर में थे। इतने ज्यादा बेनिफिशियल गुण उन चीजों के पीछे, ऑलराइट। और बहुत ज्यादा बाद में जाकर के हमारी गवर्नमेंट ने इन चीजों को रियलाइज किया। जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी साहब जी की जो गवर्नमेंट थी, वहां पर इस रियलाइजेशन को हमने देखते हुए आईपी जो एक्ट है उसको यहां पर इंप्लीमेंट करा है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार है ना, वो हमने ट्राइबल्स तक पहुंचाया। अदरवाइज ये ज्ञान और उनकी भाषा साथ के साथ विलुप्त हो रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक कल्चर को देखने का, भाषा हमें कल्चर को देखने का एक सुनहरा मौका देती है। आप हिंदी पोएट्री को देखो, है ना, आप उर्दू पोएट्री को देखो, आप मिर्जा गालिब के नज्मों को देखते हो, दिनकर की जो कविताएं हैं, जो उनके अल्फाज हैं, उसको देखते हो, तो दुनिया को देखने का एक हमारा नजरिया वहां पर सामने आ रहा होता है। बट ये नजरिया खो जाता है जब वो भाषा भी विलुप्त होती है, और साथ ही साथ उसके स्पीकर जो होते हैं वो ग्रेजुअली ट्रांसफर हो रहे होते हैं, किसमें? दूसरी भाषाओं के अंदर में। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब यूनेस्को कहती है कि किसी भी लैंग्वेज को आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे? एंडेंजर्ड तब आप कहोगे जब उसको बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 के नीचे जा चुकी है। और आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि भारत के अंदर में भी 1971 के बाद एक नया प्रावधान लाया गया कि अगर 10,000 या इससे ज्यादा स्पीकर नहीं है किसी लैंग्वेज के, तो उसको आप एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। यानी कि कल्चरली तो डेफिनेटली आप करोगे कि हाँ, कल्चरल पैमाने पे ये एक लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके लिए तो वो लैंग्वेज रहेगी, बोलियां रहेंगी, भाषाएं रहेंगी, बट एज पर दी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स वो लैंग्वेज को कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। अब इंडिया को तो सांस्कृतिक धरोहर का देश बोला जाता है। कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी बोलियां हैं। सारी बोलियों को, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सबको मिलाकर के जो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, रीजनल, इन सबको मिलाकर के जो अंदेशा लगाया जाता है वो ये है कि 1652 के ऊपर भाषाएं हैं। अब ये एस्टीमेट आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिलेगा। डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस
और गवर्नमेंट के जो अपने डाटा होते हैं वो यहाँ पर डिफर करते हैं। 452 से लेकर के कहीं पे 700, कहीं पे 900, 1100 और ये जो आंकड़ा सबसे ज्यादा 1652 भाषाओं को, बोलियों को यहां पर दिखाता है, ये हमने यहां पर यूज किया है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करोगे आप 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लगभग 22 भाषाएं आती हैं। अब इन टोटल लैंग्वेजेस के पूल में से माना गया है कि लगभग फिलहाल 191 ऐसी भाषाएं हैं या लैंग्वेजेस है, 191 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एंडेंजर्ड है। मतलब क्या, विलुप्त होने के कगार पर है, खतरे में है कि किसी भी समय विलुप्त हो सकती है। ऑलराइट, और इसके पीछे कई सारे रीजंस है। जो लैंग्वेज पॉलिसीज होती है उनका एफिशिएंट ना होना, अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश और हिंदी को ही प्राथमिकता दिया जाना, इंग्लिश हिंदी चली गई तो उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस जो मैंने अभी आपको बताई उनके ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो इस चक्कर में स्थानीय भाषाएं कई सारी जिनके स्पीकर्स का नंबर उतना ज्यादा नहीं है, 5000 है, 8000 है, 10,000 है, ये यहां पर इग्नोर्ड रह जाती हैं। दूसरा, इग्नोरेंस टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज, की लैंग्वेज को बचा के क्या करेंगे, देश की जीडीपी लैंग्वेज से थोड़ी ना चल रही है। ये एक इग्नोरेंट एटीट्यूड जो लोगों के बीच में रहता है, ये भी कई हद तक जिम्मेदार है। अब देश को आप देखोगे, हमारा देश खूबसूरत देश जो अलग अलग भाषाओं को यहां पर समेटा हुआ है। यहां पर एंडेंजर्ड लैंग्वेज आपको बता दूं नहीं दिखाई गई है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में बोलने जाने वाली भाषाएं यहां पर एरो के आगे आपको देखने को मिल रही है। नहीं तो आप अगर हिंदी देख के कहोगे सर आपने एंडेंजर्ड वाले लेक्चर में ये हिंदी क्यों लगाया हुआ है ना, तो यहां पर एंडेंजर्ड का मैप नहीं है, ये भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं की लिस्ट आपको देखने को मिली, जो कई सारी रिच डाइवर्सिटी यहां पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल PLSI यानी कि पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका 2012 का एक एस्टिमेट है, यानी कि आज से 12 साल पुराना एस्टिमेट है लगभग। उसने कहा था कि 780 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और 2008 के आसपास एक भाषा शास्त्री हैं, लिंग्विस्ट बाहर के हैं, ग्रिगोरी एंडरसन, इन्होंने एक छुपी हुई हिडन लैंग्वेज को ढूंढ निकाला था अरुणाचल प्रदेश के रीजन से, जो कि क्या थी, कोरो। तो लैंग्वेजेस आप ढूंढते रहो, मिलती जाएगी, और आपको बचाना है। अगर आप बचाओगे, इतनी सारी एक्सटिंक्ट नहीं हुई होती, जो हम कह रहे हैं कि 60 साल में 250 से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो शायद आज और भी जो हमारा खूबसूरत देश है ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता हमें। ऑलराइट, अब अगर हम भारत के अंदर में स्टेटस की बात करें लैंग्वेजेस के, तो GN दवे साहब, जिनका हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था, एक लिटरेरी क्रिटिक है, इनके अगर आप बात करो, ये फाउंडर है, डायरेक्टर ऑफ भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, जो कि वडोदरा में स्थित है, और साथ ही साथ जो आदिवासी एकेडमी है एट द तेजगढ़ स्टेशन, है ना, जो कि ये भी गुजरात के अंदर में सिचुएटेड है। इन्होंने कहा है कि इंडिया लगभग 220 लैंग्वेज को संभवतः खो चुकी है। जो बाहर के आंकड़ा था उसने भी क्या कहा था कि 250 खो चुकी है पिछले 60 सालों में। ये भी क्या कह रहे हैं, सिमिलर डाटा है कि उसने 60 साल का टाइम फ्रेम लिया था, इसने 50 साल का टाइम फ्रेम लिया है। तो ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 1960 से इनफैक्ट 40-60, ये भी 60 साल का ही ले रहे हैं, है ना, 60 से ज्यादा ही का समय ले रहे हैं GN दवे साहब। ऑलराइट, तो दवे साहब भी कह रहे हैं कि 220 से ज्यादा लैंग्वेजेस को हम संभवतः खो चुके हैं, और आशंका है कि 150 और भाषाओं को आने वाले 50 सालों के अंदर में हम खो देंगे। 2018 में यूनेस्को का एक रिपोर्ट थी जिसने कहा कि 42 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो धीरे धीरे, अब ज्यादा पुराना नहीं है, 5-6 साल पुराना डाटा है 2018 का, कहता है कि 42 ऐसी लैंग्वेजेस है जो एक्सटिंक्शन के कगार पे जा रही है, यानी कि विलुप्त होने वाली। एंडेंजर्ड भी नहीं है, एंडेंजर्ड से भी ज्यादा खतरे, सीवियर, एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड के आधार पर है। अब भाषाओं को समझने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है लैंग्वेजेस का, हमने क्या किया, कैटेगराइजेशन बना दिया। लिंग्विस्ट ने और जो अलग अलग एनजीओज, अथॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर में, उन्होंने क्या किया, कैटेगरीज को बनाया कि आप कैसे देखोगी कौन सी सबसे अधिक खतरे के कगार पे है और कौन थोड़ी सी कम खतरे के कगार पे है। तो यहां पर जो 4 सब कैटेगरीज बनाई गई वो है वल्नरेबल, डेफिनेटली एंडेंजर्ड, सीवियरली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसके बाद जो लिस्ट आती है, जो नंबर आता है, वो एंडेंजर्ड का नहीं, वो सीधे एक्सटिंक्ट का होता है, मतलब वो तो विलुप्त हो गई, तो उसकी तो बात ही नहीं है। ठीक है, कि अलग अलग रीजंस में अब आप पूछोगे, सोचोगे कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अंडमान निकोबार के अंदर में 6 ट्राइब आपको देखने को मिलती हैं। और जब हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रेट निकोबारी प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है, जिससे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रीजन में चाइना को चोक करना चाह रहे हैं, उस रीजन में भी जो कई सारी लैंग्वेजेस हैं वो इस खतरे के कगार पे आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है, वहां पर 6 ट्राइब पाई जाती है। कौन कौन सी? निकोबारीज, ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा, शोम्पेन एंड दी वेरी इनफेमस सेंटिनलीज। धनुष बाढ़ चलाती है आप अगर उनसे मिलने जाओगे तो। सो इस रीजन के अंदर में लगभग 11 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं जो कि आपको एंडेंजर्ड की लिस्ट में देखने को मिली। कौन कौन सी है? कई के तो नाम बोलने में आपकी जबान टेढ़ी हो जाती है ना, कोशिश करते हैं साथ में मिलकर के। ग्रेट अंडमानीज आसान है, ये तो ट्राइब का भी नाम है। ओंगे ट्राइब का भी नाम है। पू
ये भी पू, आई थिंक K3G वाला पू नहीं है जो करीना कपूर ने प्ले किया था, इट इज अ लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका जरावा, ये भी ट्राइबल का नाम भी है और लैंग्वेज का भी नाम है यहाँ पर। लुरु, मोआत, है ना। नेक्स्ट आपका है लेमोंगीज, सेनियो, सेंटनलीज जो कि ट्राइब का भी नाम है, शोम्पेन जो कि ट्राइब का भी नाम है, एंड ताकाहियालांग, ये नाम आपको देखने को मिलते हैं। और साथ आपको मणिपुर, मणिपुर का भी काफी ज्यादा न्यूज में था, है भी। ऑलराइट, अब इस मणिपुर के अंदर में 7 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? एमोल, आका, कोइरेन, लामांग एंड लांगरोंग, पुरूम एंड तराव। नेक्स्ट 4 लैंग्वेजेस आपको हिमाचल के रीजन में भी देखने को मिलती है, जिसमें से बघाती है, हंदूरी है, पंगवाली है एंड सिरमोडी है। ये लैंग्वेजेस हिमाचल के रीजन में आपको इंडिजिनियट के लिस्ट में देखने को मिलती है। भाषाओं का स्टेटस अगर हम बाकी देखें, यानी कि स्टेट वाइज अगर हम स्टेटस को देखने की कोशिश करें, तो उड़ीसा के रीजन में पारजी, पेंगो और मांडा की लैंग्वेज जो है, ठीक है। कर्नाटक के रीजन में कुरुबा, एक ट्राइब का भी नाम है यहां पर, और कोरागा की जो लैंग्वेजेस हैं। आंध्र प्रदेश के रीजन में नाइकी और गडाबा की जो लैंग्वेजेस हैं। तमिलनाडु के रीजन में दोनों ट्राइबल्स की लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब, एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं, टोडा और कोटा, इनकी जो लैंग्वेजेस है। अरुणाचल प्रदेश में म्रा और ना की जो लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, या फिर रा और ना की लैंग्वेजेस को, एम साइलेंट रहता है वहां पर। असम के रीजन में आपको ताइनोरा और ताइरोंग की जो लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, ये इंडेंजर्ड है वहां पर। उत्तराखंड के रीजन में बंगाली की जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। झारखंड में बिरहुर ट्राइब की जो लैंग्वेज है, बिरहुरी या फिर बिरहुरी भी बोला जाता है उसको, वो आपको लिस्ट में देखती है। महाराष्ट्र के रीजन में निहाली, वन ऑफ दी सबसे कम जो स्पीकर है जिसके बोलने वाले अब तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे है, निहाली लैंग्वेज भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। रुगा ऑफ मेघालय एंड टोटो ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब की सब खतरे के निशान पे आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। ये तो एंडेंजर्ड की बात हुई, पर कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो समय की परीक्षा को झेल नहीं पाई हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं टोटली। और वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, यहां पर नाम लिखा हुआ है। अहोम, आंध्रो, रंकास, रेंगमाई और तोखा, ये हिमालयन रीजन की आपकी लैंग्वेजेस, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, असम, नॉर्थ ईस्ट अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और कहा जाता है कि ब्यूटी भारत में वैसे तो हर कोने में है, पर 2 जगहें काफ़ी खास हैं। एक मालबार कोस्ट वाला रीजन, इनफैक्ट केरला का स्टेट आप ले लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो आपका मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, ये 4 और एक केरल, 5 राज्य पूरे भारत के अंदर में, आउट ऑफ स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, और मैं मोस्टली इन जगहों पे गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा देखा हुआ है, और मेस्मराइजिंग ब्यूटी है। सो इस असम के रीजन में भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप पाया जाता है जिसको आप कहते हो ताई कड़ाई लैंग्वेज। ताई कड़ाई लैंग्वेजेस का ग्रुप है। अब इस ताई कड़ाई लैंग्वेजेस के अंदर में टोटल 6 भाषाएं आती हैं, जिसमें से 2 भाषाएं ताई अहोम और ताई तुरुंग जो है वो पूरी तरीके से विलुप्त बोली गई हैं। ऐसी रिपोर्ट अभी नहीं आई थी कुछ वर्षों पहले। ऑलराइट, और तीसरी जो लैंग्वेज यहां पर आपको देखने को मिल रही है ताई खामयांग, यहां पर 50 से भी कम स्पीकर बचे हुए हैं, मतलब कि जल्दी ही ये भी एक्सटिंक्शन के मुहाने पे जाने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ये दीजी, घल्लू, हेल्गो, कई सारी और लैंग्वेजेस, मतलब आप सोचिए, और भाषाएं एक के बाद एक निकलती। जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था 2 हफ्ते में लैंग्वेज की एक डेथ हो रही है, तो दैट डज नॉट सीम कि ये बहुत ज्यादा बड़ा अनट्रू डाटा है ना। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस को आप देख रहे हो कि इसका ये हश्र क्यों हो रहा है। 1971 में हमने कुछ चेंजेस किए थे, और हमने कहा था देश के अंदर में कि हम लैंग्वेज तभी मानेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे उसी भाषा को एज ए लैंग्वेज इंडिया के अंदर में जिसकी एक मार्क्ड स्क्रिप्ट हो, एक मार्क्ड स्क्रिप्ट हो, और 10,000 से ज्यादा उसको बोलने वाले स्पीकर्स हो। तो कई सारी जो लैंग्वेजेस, उनको क्या हुआ, यहां पर रिकॉग्निशन नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, और वो प्रिवेंट नहीं हो पाए, समय के जो आप देख रहे हो कि परिस्थितियां हैं उस पर खरी नहीं उतर पाई। ऑलराइट, इन 197 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जिसकी हमने बात की है, उसमें से 2 जो मैथी और बोरो की लैंग्वेजेस है, इनकी तो कम से कम रिटन फॉर्म भी है। आप ये देखिए कि ये जो सिलसिला हुआ है सेंसस के डाटा में, देखिए जो रिकॉर्डेड लैंग्वेजेस हैं, 1961 में 1652 लैंग्वेजेस रिकॉर्डेड थी हमारे पास, 1971 तक 808 हो गई, और 2001 तक वो 121 आ गई। यानी कि हमारी जो पॉलिसी और इग्नोरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस लैंग्वेजेस है वो काफी हद तक जिम्मेदार है इन बदलावों के आने में। अब कुछ और परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। उड़ीसा, जहां पे लगभग 60 ट्राइबल्स का एक ग्रुप है, और 60-61 ट्राइब्स वहां पर पाई जाती है, जनजातियां वहां पर पाई जाती है, और कुल मिला के 21 अलग अलग डिस्टिंक्ट ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। 74-75 के आसपास वहां पर डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से भाषा का हश्र हो रहा था, तो 2006 के आसपास में सरकार ने एक प्रोग्राम, एक मुहिम को सोचा। उस मुहिम का नाम क्या था? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, या एमएलई अप्रोच इसको बोला गया, एमएलई प्रोग्राम बोला गया, जहां पर कुल मिला के लगभग 3385 टीचर्स को, जो कि ट्राइबल लैंग्वेजेस
में पढ़े थे, शिक्षित थे, बोलते थे, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया ताकि लर्निंग को और ज़्यादा साउंड बना सको। ट्राइबल एजुकेशन या इस तरीके के रीजन्स में जो पिछड़े ग्रुप्स होते हैं जिनका एजुकेशन या सोशल स्टेटस इतना बेहतर नहीं है, इनके बीच में मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो टीचर्स का इग्नोरेंट एटीट्यूड है, वो समझते हैं कि पढ़ लिख के क्या ही करेगा, तो हमें भेजा गया है, सरकार हमारी बहुत दयालु है, वेलफेयर के लिए भेजा है कि कुछ पढ़ लिख लेंगे बच्चे, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, ये एटीट्यूड है जो कि बिल्कुल गलत है। ट्राइबल भी जाकर के आप देख रहे हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स के अंदर में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, डिप्लोमेसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर में आ सकता है। सो एवरीबडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इस कम्युनिटी से आता है, इस ग्रुप से आता है तो उसके पास पोटेंशियल नहीं। आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, मौका देने की जरूरत है। तो यहां पर गवर्नमेंट का एक अच्छा यहां पर इनिशिएटिव आपको देखने को मिला। सिमिलरली जो स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इंडिया क्या है, ये 2014 में आपका लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की तरफ से, जहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को प्रस्तावित किया गया और इसके ऊपर काम किया गया। एनजीओस के बारे में हम बात करते हैं, आपकी यूनिट आई थिंक 9.1 जो है पेपर 2 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, वहां पर भी रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर द ट्राइबल पीपल डिस्कस किया गया है। वहां पर आप ये डाटा आराम से कोट कर सकते हो कि एनजीओज ने भी काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका अनुभूति ट्रस्ट एक है जिसको स्टार्ट किया है दीपा पवार जी ने, जो कि बिलोंग करती है घिसाड़ी ट्राइब से। इन्होंने जो घिसाड़ी लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेज का यहाँ पर क्या नाम है, घिसाड़ी आरसी पारसी लैंग्वेज, इसको प्रमोट करने का, प्रिवेंट करने का जिम्मा उठाया था। और ये एक नोमैडिक ट्राइब के अंदर में, घुमंतू जनजाति जिसको कहते हैं, ऑलराइट, उसमें से, और एक समय पे इसको क्या कहा जाता था अंग्रेजों के समय पे, अंग्रेजों के कानून के तहत पे इसको क्रिमिनल ट्राइब माना गया था, CTA के अंदर में आती थी। जब देश आजाद हुआ तो 1948-49 में प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर में, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सब आजाद हो रहे हैं तो इनको हम क्रिमिनल ट्राइब क्यों कहें, इनको भी तो एक लिबर्टी मिलनी चाहिए, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ऑलराइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेकंड लोकसभा स्पीकर थे, पहले डिप्टी स्पीकर थे रनसायना मयंगर साहब, उनकी कमेटी वहां पर बैठाई और कहा कि आप देखो इस मुद्दे को, क्या ऐसा करना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। तो नाम बदल के हो गया वहां पर एक्स क्रिमिनल ट्राइब। सब लोग कहा कि भैया एक्स लगा दोगे तो भी क्रिमिनल तो लगाई है, उसको भी हटाइए। तो नाम वहां पर बदल के हुआ क्या, हैबिचुअल ऑफेंडर। सबने कहा भैया ऑफेंडर भी अभी भी है, आप शब्द ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो, नियति आपकी सही नहीं लग रही है। फाइनली बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट आती है 53 में, कालेकर साहब की जो रिकमेंडेशन है, वहां पर इसको डी नोटिफाइड का दर्जा या फिर नाम दिया गया। कुछ हालात बदले और उसी में से एक ये ट्राइब घिसाड़ी ट्राइब आपको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर जो विकी टंग्स का एक प्लेटफॉर्म है न्यूयॉर्क के अंदर में, बेस आपको देखने को मिलता है। ये भी फंड्स को प्रोवाइड करता है, इम्पीटस प्रोवाइड करता है फॉर दी कंजर्वेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी जो इसके प्रोजेक्ट चालू हैं उसके अंदर में आप राजी लैंग्वेज जो उत्तराखंड में और घिसाड़ी लैंग्वेज जो महाराष्ट्र में है, इसको प्रमोशन करते हुए देखते हुए पाओगे। सो दिस इज द स्टेट ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज इन इंडिया एंड डेफिनेटली अपने देश की खूबसूरती को, साहित्यिक धरोहर को बचाना है, कल्चर को बचाना है, तो हमें इन लैंग्वेजेस को भी बचाने के ऊपर काम करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।